क्लियर है भाई। फिर हमारे पास आ जाएगा बेटा नॉन मेटल्स। भाई क्या जाएगा भाई, नॉन मेटल्स। अभी एक चीज तो हमारे पास खत्म ही हो गई भाई। क्या खत्म हो गया कि भाई लेस देन 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें मिलेंगे वो मेटल रहेगी भाई। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो चीज बचती हैं। कौन सी, या तो आउटर मोस्ट सेल जो होगी इसकी उसमें 4 इलेक्ट्रॉन मिले भाई, है ना भाई। ये भी एक प्रकार के क्या है बेटा, एलिमेंट्स ही है भाई। ठीक है, जिनकी लास्ट सेल जो होगी भाई, या इसको हम लोग बोल सकते हैं भाई आउटर मोस्ट सेल भाई, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन मिले भाई। ठीक है, या क्या मिले भाई, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स भाई। ठीक है, और ये हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगी, गेन करेंगी भाई। क्या करेंगी, गेन। और गेन करके कैसे आयन बना देंगी, नेगेटिव चार्ज्ड आयंस बना देंगी भाई, बना देंगी ना। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, द एलिमेंट्स विच हैव 4 और मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट। ठीक है, बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन दे मेक ए नेगेटिव चार्ज्ड आयंस। समझ में आ गई बात। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे भाई, फॉर एग्जाम्पल क्या रहेगा भाई, ऑक्सीजन है भाई हमारे पास, सल्फर है भाई हमारे पास, क्लोरीन है भाई हमारे पास, नाइट्रोजन है भाई हमारे पास, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी है भाई। एक कार्बन है भाई हमारे पास। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो हम किसी का भी एग्जांपल ले लें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-6, तो 4 से ज्यादा है। नाइट्रोजन का है 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-5, 4 से ज्यादा है। कार्बन, कार्बन का कितना है भाई, 6, 2, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई। ठीक है, और कोई भी ले ले भी, मान लीजिए सल्फर, सल्फर का है 16, कितना हो जाएगा, 2, 8, 6। क्लोरीन, क्लोरीन का है 17, कितना हो जाएगा, 2, 8, 7, लास्ट में 7 है। तो देखो, या तो 4 मिलेंगे आपको, या 4 से क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे भाई। उनको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन मेटल्स बोलेंगे भाई। क्लियर है भाई। और एक चीज और बता दूं मैं, जो मेटल्स होती हैं उनको हमेशा ही क्या बोलते हैं नेचर में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेटल्स को, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बाई चांस क्वेश्चन कर ले कि व्हाई मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो क्या आंसर करोगे आप लोग, बिकॉज by losing the electron they make a positive charged ions, so yeah therefore they are electropositive in a nature। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने आप बना सकते हो तुम लोग, why non metals are electronegative in a nature। क्यों होती है, क्योंकि by gaining the electrons they make a negative charged ions। बना दोगे, कर लोगे भाई, हो जाएगा। फिर हमारे पास तीसरी चीज आती है भाई, इसकी क्या आती है भाई, मेटालॉइड्स आते हैं भाई, मेटालॉइड्स। ठीक है भाई, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उपधातु बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, उपधातु बोलते हैं भाई। ठीक है, तो उपधातुओं को पढ़ेंगे भाई हम लोग। देखो भाई, उपधातु क्या होंगी भाई, ये इसकी डेफिनेशन जो है वो मेटल और नॉन मेटल से बिल्कुल थोड़ा सा अलग ही तरीके में चलेगी भाई। ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं, पीछे भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, जिसके पास मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी होती है मेरे भाई। ठीक है, और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी होती है भाई, दोनों की प्रॉपर्टीज रहेगी भाई इसके पास। ठीक है, इसी वजह से इसका एक दूसरा नाम भी बताया था मैंने, क्या कहेंगे इसको, सेमी मेटल्स कहेंगे भाई। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तो इनको एक चीज नाम से जानेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर भाई। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के ऊपर होता है सारा कुछ। समझ में आ गई बात, वो फिजिक्स की बात है।
लेकिन केमिस्ट्री के अंदर इसको मेटलॉइड्स बोल सकते हैं या सेमी मेटल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, आधी मेटल और आधी नॉन मेटल, समझ में आ रही बात। तो ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी, और एज वेल एज ए नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी होती है। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे आप लोग, द एलिमेंट्स विच हैव बोथ मेटेलिक प्रॉपर्टीज एज वेल एज ए नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, उसको क्या बोलेंगे भाई, मेटालॉइड या सेमी मेटल बोलते हैं भाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आ जाएगा आपके पास जर्मेनियम, ठीक है भाई, सिलिकॉन, बोरॉन, ठीक है भाई, आर्सेनिक, पोलोनियम एटसेट्रा, और भी बहुत सारी है भाई। ठीक है भाई, ये एग्जांपल हो जाएंगे भाई, इसके क्या क्या हो जाएंगे, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, आर्सेनिक, पोलोनियम। ठीक है, ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे, मेटालॉइड्स के एग्जांपल, जिनके पास मेटेलिक प्रॉपर्टी भी मिलेंगी और ए नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी। समझ में आ गई बात। तो ये एलिमेंट के टाइप थे भाई, तीन, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड ए मेटालॉइड्स। समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा भाई कंपाउंड, आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा भाई, कंपाउंड्स आ जाएगा भाई, जिनको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, यौगिक बोलते हैं भाई, जिनको क्या बोलते हैं, जिनको यौगिक। अभी यौगिक कैसे बनेंगे भाई, कंपाउंड कैसे बनेंगे, जब हम क्या करेंगे, टू और मोर सब्सटेंसेस को एक साथ मिक्स कर दे भाई। ठीक है, तो टू और मोर सब्सटेंसेस को मिक्स दो वे में किया जा सकता है, एक तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में और दूसरा इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में। तो कंपाउंड के अंदर जो भी रेशियो होगा, ठीक है, वो आपने 9th क्लास में पढ़ लिया, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है आपने, कौन बताएगा क्या होता है, बता दी 500। हाँ, हाँ बैठ जाओ। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ एन एलिमेंट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यही तो है भाई, उसी के ऊपर इसको करेंगे भाई हम लोग, मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन मिलेगा, क्योंकि हम ना मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो जब हम टू और मोर सब्सटेंसेस को मिलाएंगे तो वो रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, और रिएक्ट करेंगे तो कौन सा चेंज आ जाएगा, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन होगी, सीधी सी बात है। तो उनको मिक्स जो कर रहे हैं हम, वो किस वे में कर रहे हैं, केमिकली मिक्स कर रहे हैं भाई, है ना। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स विद ईच अदर केमिकली, ठीक है, इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन। कैसे प्रोपोर्शन में करेंगे हम लोग, डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे उनको केमिकल तरीके से। ठीक है, उस जो बनेगा हमारे पास उसको क्या बोलेंगे, सब्सटेंस को कंपाउंड बोलेंगे भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए Na+Cl हो रहा है भाई, नेचर में होता है भाई, नमक बनता है ना, तो क्या बनेगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा तो NaCl बनेगा भाई। ठीक है, सोडियम का मास क्या होगा, रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड क्या होगा, सेम होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी ना आप लोगों ने, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग पढ़ी होगी ना आप लोगों ने। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होगा, जो इनका मास होता है भाई वो सेम होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का भाई, उसी को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं भाई, हम लोग बोलते हैं ना। इस प्रकार से आप लोग क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे भाई। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स केमिकली विद ईच अदर इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन, दिस इज नोन एज ए कंपाउंड। एग्जांपल कोई भी लिख सकते हैं आप लोग, डायरेक्टली दे सकते हैं, CaO लिख दें आप लोग, ठीक है, Ca(OH) लिख दें आप लोग, NaHCO3 लिख दें, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, कितने कंपाउंड याद होंगे आप लोगों को, वो लिख सकते हैं आप लोग, हो जाएगा। इसका कोई टाइप नहीं होता भाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मिक्सचर भाई। क्या आता है भाई, मिक्सचर आ जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, तो मिक्सचर में क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मिश्रण बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, मिश्रण। ठीक है भाई, तो अभी कंपाउंड पढ़ा था, कंपाउंड से थोड़ा सा ही हटके है, थोड़ी सी डेफिनेशन इधर उधर है बस।
वहां पे हमने डेफिनेट प्रोपोर्शन किया था, यहां पे क्या होगा, इनडेफिनेट प्रोपोर्शन। मैंने बताया दो वे में ही मिला सकते हैं। वहां पे केमिकली मिक्स कर दिया था, यहां पे फिजिकली मिक्स मिलेगा भी आप लोगों को। समझ में आ रही बात? जैसे हम लोग कहां चले जाएंगे, मार्केट चले जाते हैं, आपकी मम्मी बोल देती है आपको कि भी 1 किलो चावल लेके आने हैं, 1 किलो दाल लेके आनी है, कोई भी मसूर की हो, मूंग की हो, चने की हो, अरहर की हो, कोई सी भी दाल हो सके वो, ठीक है। तो आप लोग उसको परचेज करके घर पे लेके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग जब भी उसको देखते हैं तो चावल के अंदर, या आपकी मम्मी गेहूं का पिसना करे तो उसमें भी कंकड़ पत्थर मिलते हैं नहीं मिलते हैं? तो वो भी मिक्सचर ही होता है भाई, फिजिकल दिखाई देते हैं, हैंड पिकिंग के जरिए से उनको अलग कर देती है। चावल जब भी आपकी मम्मी बनाएगी मान लीजिए, तो उसमें कंकड़ पत्थर वगैरह मिलते हैं क्या? उतने ही मिलते हैं जितने चावल है, नहीं मिलते ना, कम मात्रा में मिलते हैं। तो प्रोपोर्शन क्या होता है उनका, इनडेफिनेट होता है भाई, अनिश्चित होता है ना, ठीक है। तो जब भी हम क्या करेंगे, 2 और मोर सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे एक दूसरे के साथ, कौन से प्रोपोर्शन में, इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में, उस चीज को हम लोग क्या बोल देंगे मेरे भाई, मिश्रण बोल देंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स विद ईच अदर इन ए इनडेफिनेट प्रोपोर्शन, दिस इज नोन एज ए मिक्सचर। समझ में आ गई बात? इसके 2 टाइप होते हैं भाई, 2 टाइप्स होते हैं भाई इसके, ठीक है। कौन से भाई? नंबर 1 होता है भाई होमोजीनियस मिक्सचर, नंबर 2 क्या होगा भाई, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको बोलते हैं भाई हिंदी के अंदर समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं भाई, समांगी मिश्रण, ठीक है। और इसको बोलते हैं भाई विषमांगी मिश्रण। भाई क्या बोलेंगे इसको, विषमांगी मिश्रण। विष नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। विष का मतलब है इनडेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हमारे पास समांगी मिश्रण, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, शुगर है भाई हमारे पास, अगर उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, या हमारे पास सॉल्ट है भाई, कॉमन सॉल्ट, उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, शुगर को करेंगे तो स्वीट वाटर आ जाएगा, मीठा पानी बनेगा, और इसको डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्टी वाटर बन जाएगा। क्या जो नमक है और चीनी है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे भाई उसके अंदर, दिखाई देंगे आपको घुलने के बाद, नहीं देंगे। तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या बोलेंगे उसको, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी आपके पास, इट इज ए मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर इज इन ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है। फिर हमारे पास दूसरा विषमांगी आता है भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या रहेगा हमारा, इट इज ए मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इज इन ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में कैसे, अगर आप मान लीजिए सैंड प्लस कर देने हैं वाटर के, क्या वो कंप्लीटली डिसॉल्व होगी? 2 कंपोजिशन दिखाई दे रही है हम लोगों को, दिखाई दे रही है ना, एक तो मिट्टी की कंपोजिशन और दूसरा पानी की कंपोजिशन, दिखाई दे रही है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, सैंडी वाटर हो जाएगा भाई। या आप लोग कई बार क्या है, घर में कोई नलका वगैरह लगा रखा है तो उसके साथ भी तो रेत आता है, सैंड आता है ना, तो क्या उतना ही आता है जितना पानी होता है भाई, आधी बाल्टी सैंड आ गया और आधी बाल्टी पानी आ गया। सैंड की मात्रा क्या होती है उसके अंदर, क्यों हंस रहे हो भाई, दिक्कत है क्या? मैं फिर एग्जाम्पल तो मैं सारी क्लास में दूंगी, एक तो दिमाग में दर्द हो या पढ़ना नहीं हो, वो चीज भी बता दो। एग्जाम्पल तो सारी क्लास में ये है मेरे, तुम जब तक पढ़ो बताओ इस तरह का एग्जाम्पल है तो। सुधर जा छोरा हर्ष, ठीक है भाई। तो उसके अंदर क्या मिलेगा, पानी की क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी, ज्यादा अमाउंट में मिलेगा भाई, और सैंड की मात्रा क्या मिलेगी, कम मिलेगा। या हमारे पास से मिट्टी डाल दे मान लीजिए पानी के पास, तो उसका अमाउंट भी क्या मिलेगा, कम ही मिलेगा भाई, इंडेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर। तो ये कौन सी कंपोजिशन में होते हैं भाई, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है भाई इनकी, उसको क्या बोलेंगे भाई, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इट इज ए मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर इज इन ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, वो दिखाई देते हैं 2 कंपोजिशन के रूप में, ठीक है। उसको बोलेंगे भाई हम लोग क्या बोल देंगे,
हेट्रोजीनियस से मिक्सचर बोल देंगे भाई, ठीक है। यहां पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, मैटर क्या होता है भाई, ठीक है। अभी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है कि जो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के बारे में पढ़ना है अभी हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले अभी क्या आ जाएगा हमारे पास है, प्रॉपर्टीज आ जाएंगे भाई। किसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल्स आ जाएगी भाई हमारे पास। कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएंगी भाई? फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे भाई। कौन सी प्रॉपर्टीज करेंगे भाई? फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे भाई हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है भाई कि जो मेटल्स होती हैं भाई, नंबर एक आता है मैलिएबिलिटी, जिसको हिंदी के अंदर हम लोग क्या है भाई, आघात वर्ध्यता बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? आघात वर्ध्यता बोलते हैं भाई। मतलब आघात वर्ध्यता का मतलब आघात का मतलब चोट पहुंचाना होता है ना, ठीक है। तो जो भी मेटल ले लें हम लोग, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं भाई, मेटल्स को, मोस्टली मेटल का जिक्र है भाई यहाँ पे, ठीक है। उसको हम क्या कर सकते हैं, पीट करके, मतलब हमरिंग करके, ठीक है। वैसे नहीं कि थप्पड़ मारे मेटल पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेटल को हमरिंग करके उनको किस रूप में डाला जा सकता है? थिन शीट्स में डाला जा सकता है भाई। पतली चादर भी बनाई जा सकती है, जैसे जिन चादरों से आप लोगों के घर में संदूक वगैरह बनाई जाती है, अनाज स्टोर करने के लिए क्या है, टंकी बनाई जाती है भाई, बनाई जाती है ना, ठीक है। बक्से वगैरह बनाए जाते हैं भाई, मेटल के कंटेनर, बीन्स वगैरह बनाए जाते हैं, रसोई घर में सामान वगैरह स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं, डब्बे वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको थिन शीट्स में भी डाल सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी मैलिएबिलिटी की? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। किसके अंदर बीटन कर देंगे हम लोग उनको? थिन शीट के अंदर क्या कर देंगे? बीटन कर देंगे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोल देंगे हम लोग? मैलिएबिलिटी बोल देंगे। फॉर एग्जांपल क्या लिख देंगे हम लोग? गोल्ड लिख सकते हैं भाई हम लोग, सिल्वर का भी हो सकता है भाई, आयरन की भी हो सकते हैं भाई, ठीक है, एल्यूमिनियम की भी हो सकती है भाई, एटसेट्रा, और भी लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, हो जाएगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी भाई, डक्टाइलिटी बोलते हैं भाई इसको। क्या बोलेंगे भाई? डक्टाइलिटी बोलेंगे भाई। इसको बोलते हैं भाई तन्यता। क्या बोलेंगे भाई? तन्यता बोलेंगे भाई, ठीक है। तन्यता मतलब है इनको वायर के रूप में भी डाल सकते हैं भाई हम लोग। किसके रूप में आ जाएंगे ये? वायर के रूप में, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम? द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। वायर्स में डाल देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास होगा भी गोल्ड। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। क्यों है भाई? क्योंकि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर क्या की जा सकती है? बनाई जा सकती है भाई। फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है, 2 किलोमीटर वायर कैन बी ड्रॉन। हमारा एक बाल जो होता है उससे भी बिल्कुल पतली होगी, दिखाई नहीं देगी आपको दूर से, इतनी ज्यादा पतली होती है भाई, ठीक है। लेकिन 1 ग्राम सोने से हम कितनी लंबी वायर खींच सकते हैं भाई? 2 किलोमीटर लंबी वायर खींच सकते हैं। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल भाई। समझ में आ गई बात? कई बार पूछता भी है 1 नंबर के क्वेश्चन में, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी है? गोल्ड है भाई, ठीक है। कितने ग्राम गोल्ड से कितने लंबी वायर बनाई जा सकती है? 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बना जा सकती है। समझ में आ गई बात? फिर है भाई हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी आती है भाई लस्टर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं भाई लस्टरस, ठीक है। और लस्टर का मतलब होता है साइनी सरफेस। क्या होता है भाई? साइनी सरफेस होता है भाई, चमक होता है, कहने का मतलब लस्टर, ठीक है भाई। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल्स बाय विच दे हैव ए साइनी सरफेस। कोई भी हम मार्केट से नई चीज लेके आते हैं, क्या उसके पास साइनी सरफेस रहता है? रहता है ना। मान लीजिए आपका घर बन रहा है, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, आजकल क्या है, लेंटर की छतें वगैरह आती हैं,
आती है ना, तो उसमें लोहे के सरिये वगैरह डालते हैं ना, तो हम उसको कई बार क्या है भारी पड़े रहते हैं वो, क्योंकि घर बनने में टाइम लगता है, एक दिन में तो बनेगा नहीं, ठीक है, तो उनके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, रस्ट लग जाता है भाई, लग जाता है ना, तो क्या उनका शाइनी सरफेस खत्म हो गया? नहीं हुआ भाई। जब उनको काटा जाएगा छत में बिछाने के लिए, ठीक है, तो उनके अंदर से क्या निकलेगा? चमकीला सरफेस निकलेगा। मेटेलिक लस्टर ऐसे ही खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो मतलब मेटेलिक जो भी मेटल होती है, मेटेलिक सब्सटेंस जो भी होंगे, उनके पास क्या मिलेगी? चमक मिलेगी भी, मेटेलिक लस्टर मिलेगा या लस्टरस मिलेंगे भी, ठीक है, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई। तो डेफिनेशन सबसे ज्यादा जिसके पास है, गोल्ड के पास है, सिल्वर के पास है, एक्सेट्रा, और भी दे रहे हैं भाई। समझिए आगे बात हो जाएगी, ठीक है। फिर है भाई हमारे पास आ जाएगी सोनोरिटी, आ जाएगी भाई, या इसको हम लोग बोल सकते हैं सोनोरस भी बोल सकते हैं भाई। सोनोरस का मतलब या इसका मतलब होता है भाई धावनिक। क्या होता है भाई? धावनिक। धावनिक का मतलब साउंड प्रोड्यूस करती है भाई। जब इनको किसी हार्ड सरफेस से टकराया जाता है मान लीजिए, तो क्या आता है? साउंड आता है, नहीं आता है, ठीक है। ये अलॉय में भी बनी हुई होती है, जैसे आपकी जो स्कूल बेल है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील की थाली जो होती है, ब्रास की जो थाली होती है, जो लड़का वगैरह होता है घर में, तो उस दौरान बजाई जाती है ना, होता है ना। तो जब भी इनको किसी हार्ड सरफेस से हम लोग टकराएंगे, देन ये वाइब्रेट करेंगी, और वाइब्रेशन के कारण क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। साउंड का चैप्टर आपने 2 क्लासेस में पढ़ा, 8वीं क्लास में और 9वीं क्लास में पढ़ा होगा ना। तो जो भी मेटल्स होती है उनके पास सोनोरिटी होती है, सोनोरस होती है मेटल्स, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे प्रोड्यूस साउंड। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? साउंड। कब करेंगी? व्हेन दे आर स्ट्राइक विद ए हार्ड सरफेस। अभी मान लीजिए जो बैल है आपकी स्कूल वाली, ठीक है, उसको किसी हार्ड सरफेस से क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा, तब जाके वाइब्रेट करेगी, जब साउंड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर क्या लिख सकते हैं? और स्कूल बेल लिख सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक बेल लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना, या कोई भी मेटल का एग्जांपल लिख देंगे हम लोग जो साउंड प्रोड्यूस करती है, लिख सकते हैं, हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है भाई? ये आएगी भी रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब यहां पे है कठोरता भाई, ठीक है। कठोरता का मतलब जो मेटल होती हैं उनका हार्ड सरफेस होता है कि नहीं होता है? जनरली मोस्टली मेटल को आप देखते हैं हार्ड सरफेस मिलता है भाई, मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है ना, या नहीं मिलेगा? आप आयरन को देख ले मान लीजिए, ठीक है, मैग्नीशियम को देख ले, एल्यूमिनियम को देख ले, जिंक को देख ले आप मान लीजिए, मरकरी को ना देखें, क्योंकि मरकरी क्या है? एक्सेप्शनल केस है भाई, समझ रहे हो बात को। तो मोस्टली मेटल के पास क्या होता है? हार्ड सरफेस होता है, जिसको रिजिडिटी बोलते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे हैव ए हार्ड सरफेस। तो जो हार्ड है उनके ना एग्जांपल दे देंगे हम लोग, आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है या नहीं है भाई? हो जाएगा। ये क्या थी भाई? मेटेलिक प्रॉपर्टीज थी भाई, ठीक है। इनकी डेफिनेशन कई बार पूछ भी लेता है, 1 की पूछे, 2 की पूछे, रिजिडिटी क्या होती है, सोनोरिटी क्या होती है, मैलिएबिलिटी, डक्टाइलिटी क्या होती है, ठीक है। इनके बेस पे हम 6-7 फिजिकल प्रॉपर्टी करते हैं भाई। क्या होती है भाई वे? सबसे पहली जो मैंने अभी अभी बताई आप लोगों को कि मेटल्स आर ए मैलिएबल एज वेल एज डक्टाइल। एक ही पॉइंट में लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं मेटल्स आर मैलिएबल, नंबर 2 पॉइंट में लिख देंगे मेटल्स आर ए डक्टाइल। बात तो वही है भाई। तो इस ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेटल्स आर ए मैलिएबल एज वेल एज ए डक्टाइल। इनको थिन शीट्स के अंदर भी हम लोग डाल सकते हैं, और इनके क्या बनाए जा सकते हैं? वायर भी बनाए जा सकते हैं भाई, बनाए जा सकते हैं ना। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग लिख देंगे भाई, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये कंडक्टर होती है? अच्छी सुचालक होती है ना, तो लिख सकते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भाई, ठीक है। नंबर 3 लिख देंगे भी, दे प्रोड्यूस साउंड, ठीक है, या दे आर ए सोनोरस, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, या दे आर प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्राइक विद ए हार्ड सरफेस, ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग। समझ में आ गई बात? फिर नंबर 4 क्या लिख सकते हैं? दे हैव मेटेलिक लस्टर, या दे हैव ए शाइनी सरफेस, ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिर लिख सकते हैं नंबर 5, दे हैव ए हार्ड सरफेस, होता है नहीं होता है, ठीक है। और जिसका हार्ड सरफेस होगा, ठीक है, नंबर 6 पे आप लोग लिख सकते हैं कि भाई दे हैव ए हाई डेंसिटी। इनकी जो डेंसिटी होती है भाई, वो क्या होती है भाई? हाई होती है भाई, बहुत ही ज्यादा होती है भाई,
लिख सकते हैं ना आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी आ जाएंगी जो कि क्या है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल्स है भाई, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही करेंगे हम।